हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे। और ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपको भरपूर सहयोग दे रही होगी। तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी। तो इसमें हम जानेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये lecture series session. Let's get started. The British administration in India was based on three pillars. तो ठीक है, कौन कौन से थ्री पिलर्स हैं? द सिविल सर्विस, द आर्मी एंड द पुलिस। तो कह रहे हैं कि यहाँ जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी उनकी जो पूरी शासन की जो पूरी व्यवस्था है वो तीन पिलर पे टिकी हुई थी। उसमें क्या क्या आ रहा है? सिविल सर्विसेज आ रही है, आर्मी आ रहा है, और पुलिस आ रही है। ठीक है, this was for two reasons. For one, the chief aim of British Indian administration was the maintenance of law and order, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके उसके लिए, एंड द परपिचुएशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। और ये जो ब्रिटिश रूल कर रहे हैं ये क्या बना रहे, परपिचुअल रहे, शाश्वत रहे। ठीक है, फाइन। विदाउट लॉ एंड ऑर्डर, ब्रिटिश मर्चेंट्स एंड ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स कुड नॉट होप टू सेल देयर गुड्स इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द इंडिया। यानी कि अगर समुचित न्याय व्यवस्था नहीं चलेगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक से नहीं चलेगा, तो क्या होगा? वो अपना जो सामान है, जो अपना व्यवसाय है, जो सामान बेचना चाह रहे हैं, वो कैसे कर पाएंगे? मतलब कह रहे एवरी नुक एंड कॉर्नर का मतलब है कोने कोने में पहुँचे उनका सामान, उनकी पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें। अगेन द ब्रिटिश बीइंग फॉरेनर्स कुड नॉट होप टू विन द अफेक्शंस ऑफ द इंडियन पीपल, दे देयरफॉर रिलाइड ऑन द सुपीरियर फोर्सेस। यानी उनको पता था कि वो कॉमन मैन का एक तरह से दिल नहीं जीत सकते, तो उन्होंने क्या किया? उनके मतलब कह सकते हैं उनमें जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, उन्होंने उनको पकड़ा। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? उनको पब्लिक एक तरह सपोर्ट मिला फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर कंट्रोल ओवर इंडिया, यानी इस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया इंडिया पे। द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन हु हैड सर्व्ड इन इंडिया अंडर हिज ब्रदर लॉर्ड वेलेस्ली रिमार्क्ड आफ्टर हिज रिटर्न टू यूरोप। उसने क्या रिमार्क किया? ठीक है, ये कौन बोल रहा है? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बोल रहे हैं। क्या बोले? द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, द फाउंडेशन ऑफ अथॉरिटी एंड द मोड्स ऑफ सपोर्टिंग इट and of carrying on the operations of the government are entirely different from the system and modes of adopted in Europe for the same purpose। यानी ये कह रहे हैं कि जो इंडिया में व्यवस्था है वो यूरोप में बिल्कुल अलग है। जो भी उनका मतलब रूल करने का जो तरीका है, इंडिया में अलग है, यूरोप में अलग है। द फाउंडेशन एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल पावर देयर इज़ द सोल्ड, यानी कि कह सकते हैं कि तलवार की धार पे सारा ये सब किया जा रहा है वहाँ पे, यानी यूरोप में ऐसा नहीं था। अब देखिए, थोड़ा सा हम जानेंगे, क्या जानेंगे? सिविल सर्विसेज के बारे में जानेंगे। ठीक है, द सिविल सर्विस वॉज ब्रॉड इन टू एग्जिस्टेंस बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन लेकर आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर के आए। एज वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फ्रॉम द बिगनिंग carried on its trade in the east through servants who were paid low wages but who were permitted to trade privately। यानी यहाँ पे बता रहे कंपनी अपने एक तरह से सर्वेंट्स के थ्रू यहाँ राज कर रही थी, यहाँ व्यवसाय कर रही थी। धीरे धीरे वो अपने पैर पसार रही थी। उन्होंने धीरे धीरे प्लानिंग कर ली कि कैसे रूल करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, लेटर व्हेन द कंपनी बिकेम अ टेरिटोरियल पावर, यानी यहाँ पे उन्होंने अपना एक तरह से टेरिटरी में एक तरह से रूल करना जब शुरू किया, तो उन्होंने क्या किया? क्या क्या चीज़ें की? द सेम सर्वेंट्स एज्यूम्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, यानी ये जो सर्वेंट्स थे इन्हीं को क्या दे दिए? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करने के लिए दे दिए। दे नाउ बिकेम एक्सट्रीमली करप्ट, बहुत ज़्यादा करप्शन स्टार्ट हो चुका था। बाय ऑपरेसिंग लोकल वीवर्स यानी होते हैं जो बुनते हैं ना, जैसे कि कारीगर होते हैं जो बुनने का काम करते हैं, जिन्हें जुलाहा भी कहा जाता है, ऐसे कबीर थे। ठीक है, एंड आर्टिजन्स, मर्चेंट्स एंड जमींदार्स बाय एक्सटॉर्टिंग ब्राइब्स एंड गिफ्ट्स, यानी उनको से मनी को एक्सटॉर्ट किया जा रहा था, है ना। जो भी वो काम करते थे उनसे रिश्वत ये सब चीज़ें चल रही थी, बहुत ज़्यादा भ्रष्टता चल रही थी। फ्रॉम राजाज एंड नवाब्स बाय इंडल्जिंग इन इलीगल प्राइवेट ट्रेड, यानी कि बहुत सारा इलीगल प्राइवेट ट्रेड भी चल रहा था। दे अमेज्ड untold wealth with which they retired to
इंग्लैंड, यानी सारा वेल्थ मैंने ड्रेन ऑफ वेल्थ में समझाया था ना, जितना यहाँ क्रिएट हो रहा था सारा इंग्लैंड भेज रहे थे. क्लाइव एंड वेरेन हेस्टिंग्स मेड अटेम्प्ट्स टू पुट एन एंड टू देयर करप्शन बट दे वर ओनली पार्शली सक्सेसफुल. क्लाइव और वेरेन हेस्टिंग ने बहुत कोशिश की कि इस करप्शन को एंड किया जा सकते, जो भी करप्शन हो रहा था, बट वो आंशिक रूप से ही सफल हो सके. कॉर्नवालिस हु केम टू इंडिया एज गवर्नर जनरल इन 1786 में आए, ठीक है. वॉज डिटरमाइंड टू प्यूरीफाई द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को, शासन व्यवस्था को शुद्ध करने आए थे. बट ही रियलाइज दैट द कंपनी सर्वेंट्स वुड नॉट गिव ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट सर्विस सो लॉन्ग एज दे वर नॉट पेड एडवोकेट सैलरीज. उनको ये बात समझ में आ गई थी, जब तक इन जो एडमिनिस्ट्रेटर्स को अच्छी सैलरी नहीं दी जाएगी तब तक ये भ्रष्ट तंत्र चलता रहेगा, यानी करप्शन चलता रहेगा. He therefore enforced the rules against private trade and acceptance of the presents and bribes by officials with strictness. At the same time, he raised the salaries of the company servants. उन्होंने companies के servants की salaries को बढ़ाया. For example, the collector of a district was to be paid rupees 1500 a month and 1% commission on the revenue collection of his district. यानी कि 1500 रुपये मिल रहे हैं और जिस भी डिस्ट्रिक्ट का वो रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं उसका 1% भी सर्वेंट को, मतलब कलेक्टर को मिल रहा है. सर्वेंट का मतलब यहाँ पे नौकर वो स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं है. सर्वेंट का मतलब जो सर्व कर रहा है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना गवर्नमेंट सर्वेंट, सिविल सर्वेंट, ठीक है, उस तरह से लीजिए. फाइन. इन फैक्ट द कंपनी सिविल सर्विस बिकेम द हाईएस्ट पेड सर्विस इन द वर्ल्ड. यानी कि ये जो सर्विसेज हो रही थी सिविल सर्विसेज, वो हाईएस्ट पेड सर्विसेज थी. Fine. Cornwallis also laid down that the promotion in the civil service would be by seniority, यानी seniority के basis पे promotion होगा, so that its members would remain independent of outside influence, ताकि जो बाहरी influence हो सकता है वो ना हो सके. In 1800, Lord Wellesley established the College of Fort William at Calcutta for education of young recruits to the civil services. को note down करिए कि 1800 में क्या हुआ. लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज का, ठीक है, कलकत्ता में फाउंडेशन स्टोन रखी, यानी फाउंडेशन मतलब उन्होंने एक तरह से सोचा कि इनके सिविल सर्वेंट्स को एक तरह से उनको बताया जा सके कि कैसे प्रॉपर ट्रेनिंग है, ये सब तमाम चीज़ें हो सकें, वो सारी चीज़ें एजुकेशन के लिए किया बेसिकली, है ना. The directors of the company disapproved of his action and in 1806 यानी 1806 में क्या हुआ, रिप्लेस कर दिया उसको बाय ईस्ट इंडियन कॉलेज एट हेलीबरी इन इंग्लैंड, ठीक है. तो ये एक तरह से क्या होगा, अब वहाँ पे ट्रेनिंग होगी, इंग्लैंड में होगी, ठीक है. आप जानिए टिल 1853 ऑल द अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्विसेज वर मेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी who placed the members of the board of control by letting them make some of the nominations. देखिए 1853 तक क्या हो रहा है कि जो जितनी भी अपॉइंटमेंट सिविल सर्विसेज के रूप में मतलब हो रही हैं वो सारा कौन कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, ठीक है. मतलब उसी के अंडर बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये सारी चीज़ें वो सब चल रहा है, तो उससे ही सारे नॉमिनेशंस हो रहे हैं. द डायरेक्टर्स फॉट हार्ड टू रिटेन दिस लुक्रेटिव एंड प्राइज प्रिविलेज एंड रिफ्यूज टू सरेंडर इट even when their other economic and political privileges were taken up away by the parliament. फिर पार्लियामेंट ने ये सारे अधिकार ले लिए थे उनसे. They lost it finally in 1853 when the Charter Act decreed that all the recruits to the civil services were to be selected through a competitive examination. यानी अब क्या होगा, competitive examination के थ्रू सिविल सर्विसेज की सारी पोस्टें भरी जाएंगी. अब कंपनी को सारे अधिकार उनसे ले लिए गए हैं, पार्लियामेंट में इनैक्टमेंट करके ये सारी चीज़ें. A special feature of Indian civil service since the days of Cornwallis was the rigid and complete exclusion of Indians from it, ठीक है. इंडियंस को जानते हैं एक्सक्लूजन था, उनको एक तरह से ना के बराबर सर्विसेज में लिया जा रहा था, है ना. It was laid down officially in 1793 that all higher posted in administration worth more than £500 a year in salary were to be held by the Englishmen. सारे Englishmen ही कर रहे थे. This policy was also applied to other branches of the government such as the army, police, judiciary, engineering. In the words of John Sawrey who succeeded Cornwallis, उसने क्या कहा, जॉन सॉरे कॉर्नवालिस के बाद आए थे तो उन्होंने एक जो बात कही वो क्या कहा, The fundamental principle of the English had been to make the whole Indian nation subservient
इन एवरी पॉसिबल वे, यानी मतलब सब नीचे रखते थे इंग्लिशमैन जो होते थे, वो काफ़ी इंडियंस को नीचे रखते थे. To the interest and benefits of ourselves, the Indians have been excluded from every honor, dignity or office which the lowest Englishman could be prevailed to accept. समझ गए, ये सारी चीज़ें वहाँ चली रही थी कि उनको नीचे रखते थे. उनके ऑनर की बात ही कहाँ आती, सम्मान की बात ही कहाँ आती है जब पूरा उन्हीं का राज चल रहा है. तो ये सारी चीज़ें हो रही थी. अब देखिए, why did the police follow such a policy? Many factors combined to produce it. For one, they were convinced that an administration based on British ideas, institutions and practices could be firmly established only by English personnel. यानी उनको ये लगता था कि ये इंडियंस कुछ कर नहीं पाएंगे, इंग्लिश पर्सनल ही अच्छे हैं, उन्हीं के थ्रू सारा एडमिनिस्ट्रेशन हम करेंगे और क्या करेंगे, इनको नीचे वाली पोस्टेस दे देंगे. ठीक है, इंडियंस को उन्हीं के देश में शासन करेंगे, अच्छे से सारा तंत्र चलाएंगे, लेकिन उनको छोटी मोटी नीचे वाली सर्विसेज दे दी जाएंगी. लेकिन टॉप जो सर्विसेज हैं वो इंग्लिशमैन ही उनको ग्रहण करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल चार्ल्स कौन है, ग्रांट, चेयरमैन ऑफ द कोड ऑफ डायरेक्टर्स, कंडेम्ड द पीपल ऑफ इंडिया एज अ रेस ऑफ मैन लैमेंटली डिजेनरेट एंड बेस, रिटेनिंग बट अ फीबल सेंस ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन एंड संक इन मिजरी बाय देयर वाइसेस. विशेष या वाइसेस, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो, यानी इसका मतलब होता है बुराइयों से है ना, उससे संबंधित है. सिमिलरली कॉर्नवालिस बिलीव दैट एवरी नेटिव ऑफ हिंदुस्तान इज करप्ट. उनको लगता था कि सभी करप्ट हैं, इंडियंस जितने भी हैं. इट मे बी नोटेड दैट दिस क्रिटिसिज्म डिड अप्लाई टू सम एक्सटेंट टू अ स्मॉल क्लास ऑफ इंडियन ऑफिशियल्स एंड जमींदार्स ऑफ द टाइम. यानी जमींदार उस समय ऐसे थे भी, बट देन इट वॉज इक्वली इफ नॉट मोर true of the British officers in India. In fact, Cornwallis had proposed to give them high salaries in order to help them resist temptations and to become honest and obedient. But he never thought of applying the same remedy of adequate salaries to eradicate करप्शन अमंग इंडियन ऑफिसर्स. देखिए, उन्होंने ये तो सोचा कि इंग्लिशमैन में जो करप्शन हो रहा है उनको अच्छी सैलरीज दे देंगे तो ये करप्शन रुक जाएगा, लेकिन यही नीति उन्होंने इंडियंस के लिए नहीं की. उनके लिए ये नहीं किया कि उनको हाई सैलरीज दे देंगे तो इंडियंस के बीच में जो करप्शन चल रहा है, जो इंडियन ऑफिशियल्स करप्शन कर रहे हैं, उसको रोका जा सके. उसके लिए ये सारे नियम कानून नहीं लाए, बस सिर्फ इंग्लिशमैन के लिए किया. इन रियलिटी द एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस फ्रॉम हायर ग्रेड्स ऑफ द सर्विसेज वॉज अ डेलिब्रेट पॉलिसी. यानी ये जानबूझ के पॉलिसी लाई गई थी कि उनको हाई पोस्टेस नहीं मिलेंगे इंडियंस को. दीज सर्विसेज वर रिक्वायर्ड एट द टाइम to establish and consolidate British rule in India. Obviously, the task could not be left to Indians who did not possess the same instinctive sympathy for and understanding of British interest to as Englishmen. यानी जो भी उनके इंटरेस्ट थे वो सारे इंग्लिशमैन के थ्रू वो करना चाह रहे थे. उनको सारी सर्विसेज मिलें, उनको अच्छे पद मिलें, ठीक है, वो गवर्न करे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, और इंग्लिशमैन को एक तरह से क्या मिले, एक तरह से वो यहाँ जड़े जमा लें. इसलिए उन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं की और इंडियंस को एक तरह से दरकिनार कर दिया. मोर ओवर द इन्फ्लुएंशियल क्लासेस ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी वर कीन टू प्रिजर्व द मोनोपोली ऑफ lucrative अपॉइंटमेंट्स इन द इंडियन सिविल सर्विस एंड अदर सर्विसेज फॉर देयर सन्स. यानी कि वो तो सर्विसेज कर ही रहे हैं, जो अभी आ चुके, उनके जो बच्चे हैं वो भी आगे इन सर्विसेज में आ जाएंगे आराम से. उनके लिए भी एक तरह से एक लुक्रेटिव करियर ऑप्शन रखा गया. द इंडियन सिविल सर्विसेज ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड पावरफुल सर्विसेज सिविल सर्विसेज इन द वर्ल्ड. यानी कि बहुत बड़ा ये तरह से मोस्ट पावरफुल सर्विसेज बन गया वर्ल्ड में भी. द इंडियन सिविल सर्विस हैज़ ऑफन बीन कॉल्ड द स्टील फ्रेम, यानी कि जो कभी टूटता नहीं है ना, विच रियर्ड एंड सस्टेन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. जिसने क्या किया, ब्रिटिश रूल को एक तरह से पनपने का भी अवसर दिया और उनका फैलाव भी अच्छे से हुआ. तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं. आर्मी एंड पुलिस हम कल करेंगे, ठीक है, जितना हो पाएगा धीरे धीरे चलते जाएंगे. आपको सभी को पता है पीसीएस का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, तो आराम से हम धीरे धीरे समझते चलेंगे. मॉडर्न हिस्ट्री इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है. इसमें थोड़ा सा नीरसता कम आती है, बाकी एंशिएंट एंड मेडिवल में थोड़ा सा सभी को थोड़ी नीरसता रहती है. बहुत कम लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे जिनको अच्छा लगता होगा. आज समझ में आने लगता है तो वैसे भी ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं. तो कल मिलते हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए और इस लेक्चर सीरीज़ का आनंद लीजिए, इससे हेल्प लीजिए, ठीक है. जितना संभव हो सकेगा हम करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे. हैव अ नाइस डे.